नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं सीजीएल 2024 के सबसे दमदार सवाल। 14 या 15 सवाल हैं गिनती के, पर सारे सवाल अपने आप में दमदार हैं। किसी में कैलकुलेशन अच्छी है, किसी में लैंग्वेज बहुत खतरनाक है, किसी में रूप नया पूछा गया है। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ये 14-15 सवाल करने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो मेन सवाल निकल पाए ना, पहले मैं वही लेकर आया हूं आपके लिए। सारे एक साथ 14-15 सवाल हैं, अच्छे से समझिएगा, दोबारा से रिपीट फिर से जरूर मिलेंगे एग्जाम में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है मेरे सामने ये। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, Y% वोटर वोट नहीं डालते हैं, 10% वोटर अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि वैलिड वोट में से वैलिड वोट किसी ना किसी के फेवर में जाता है। दो उम्मीदवार में से जो उम्मीदवार जीतता है उसे वैलिड वोट का इतना मिलता है और वो इतने अंतर से जीत जाता है। यदि नंबर ऑफ पीपल जो वोट के लिए एलिजिबल है इलेक्शन में वो 16,000 है, तो आपको बताना है वाई का वैल्यू क्या होगा। आइए देख लेते हैं क्या वाई का वैल्यू होगा। सबसे बड़ी बात तो इस परसेंटेज को सॉल्व करना है। सबसे बड़ी चैलेंज जो है इस क्वेश्चन में वो यही है, 59.375%। तो ये हटाता हूं तो 000 आएगा। ठीक है, 25 से काटते हैं, फिर 25 से काटते हैं, तो ये आ गया आपका 19/32। सबसे मेन चैलेंज ही आपका यही है। ठीक है, यानी एक विजेता है एक हारा हुआ है, तो विजेता को 19 वोट मिलते हैं तो हारने वाले को 13 वोट मिलेंगे, कुल मिला के 32। ये वैलिड वोट है। ठीक है जी, आइए देखते हैं अब क्या कहता है। 16,000 कुल लोग थे, 16,000, जिसमें से Y% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, Y% ने वोट नहीं डाला और 10% वोट जो है इनवैलिड घोषित कर दिए गए। ठीक है, और जो अंतर दे रखा है आपको ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, 2484 है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 2484 है। यानी मैं अंतर निकालता हूं अगर, तो 16,000 गुणा Y% ने वोट नहीं डाला तो 100 माइनस Y% ने डाल दिया, इनमें से 10% इनवैलिड घोषित कर दिए गए, 90% वैलिड हो गए। ठीक है, ये वैलिड वोट्स हैं और वैलिड वोट का 6/32 भाग बराबर है किसके, ये बराबर है 2484 के। ठीक है जी, ये दे रखा है मेरे को, सीधा सीधा मैंने आपके सामने रखा है इसे। पहले इसे भिन्न में किया हमने, 6/32 भाग किसका, वैलिड वोट का। वैलिड वोट मैंने निकाले 16,000 इंटू 100 माइनस वाई, जिन्होंने वोट नहीं किया वाई वो मैंने घटा दिए। फिर जिन्होंने वोट किया उनमें से 90% वैलिड है, 10% इनवैलिड है। अब वाई की वैल्यू बतानी है। वाई की वैल्यू क्या है जरा देख लेते हैं यहाँ पर, 7.2, 8.4, 8 और 7.5। तो आइए देखते हैं, काट के देखते हैं पहले तो। अगर मैं 9 से काटता हूं, सबसे पहले 9 को निपटाना पड़ेगा। ये आ गया। ठीक है, अब इसका डीएस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर इधर देखूं डीएस अगर मैं लगाऊं 32, ये 5 बारी में जाएगा 500, तो 5 इसका आ गया, 6 इसका, 3 इसका डीएस आ गया 3।
3 से पहले मेरे को काटना पड़ेगा 6 से, 6 से काटता हूं, 46 आ गया, 46 का मतलब 1, ठीक है। ये आ गया 5, तो 5 को किससे गुणा करें कि 1 आए, 5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 का मतलब है इसका डीएस अगर 10 है तो इसका डीएस 8 होना चाहिए। 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, तब जाके 1 आएगा। तो 8 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, मेरा सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। बड़ा तगड़ा सवाल है भाई ये, देखिए तगड़ा, पहला ही सवाल बहुत तगड़ा, ठीक है। कैलकुलेशन तो है ही भाई इसके अंदर, कोई छोटा तरीका मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा होगा। कैलकुलेशन की कला है, छोटा बड़ा तो क्या है। अगले सवाल पर आते हैं। एक सर्कल जिसका रेडियस 15.75 है में से एक चाप काटी गई, कितनी लंबाई की, 11 सेंटीमीटर की, 15.75 इसकी त्रिज्या है। भाई क्वेश्चन क्लास में क्यों रखा गया है, क्योंकि कैलकुलेटिव है। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुणा आर गुणा एल, ये होता है। तो हाफ गुणा 15.75 गुणा 11। अब मेन बात है कि भैया आंसर कैसे निकलेगा। आंसर जैसे कि आपको हमने सिखाया है, यहाँ 11 नजर आ रहा है तो हम 11 का मल्टीपल देखेंगे सबसे पहले। 8 5 13, 13 5 18, 18 में से 8 गया 10, ये गया। 14 5 19, 19 में से 8 गया 11, ये हो सकता है। 13 5 18, 18 में से 13 गया 5, ये भी गया। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 में से 8 गया 6, ये भी गया। तो बी ऑप्शन ही ऐसा है जो 11 से भाग हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल, कैलकुलेशन भरपूर, मतलब जबरदस्त कैलकुलेशन। अगला देखते हैं। राम ने एक पंखा खरीदा तो उसे 8% का डिस्काउंट मिला, जबकि वह अगर 3 पंखे खरीदता है तो उसे 6% का डिस्काउंट मिलता है पहले पे, 10% का डिस्काउंट मिलता है दूसरे पे, 12% का डिस्काउंट मिलता है तीसरे पे। तो आपको बताना है यदि वह 3 पंखों को 6800 रुपए में खरीदता है तो मार्क प्राइस बताना है। मार्क प्राइस देखिए, मान लेते हैं 100 रुपए था। पहला पंखा कितने का पड़ा उसे, 94 का। दूसरा पंखा कितने का, 90 का। तीसरा पंखा कितने का, 88 का। 272 आ गए। और 272 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6800 रुपए, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मार्क प्राइस निकालना है एक एक पंखे का, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। फिर से मेरे को कैलकुलेशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है यहाँ पर। क्या करूंगा, फिर से डीएस लगाने की कोशिश करते हैं। आइए, 8 6 14 यानी 5, तो ऊपर 5 आ गया, 5 एकम 5, नीचे क्या आएगा 2, नीचे 2 का मतलब ऊपर 5, तो 5 पंजे 25 यानी 7। तो देख लेते हैं कि इसका डीएस 7 आ रहा है। इसका तो नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चनों में ना कैलकुलेशन है भाई, ठीक है। लैंग्वेज भी अच्छी है इसकी। इस 8% का कोई रोल नहीं है, पर दिया गया है कि अगर 1 खरीदेगा तो 8%, 3 खरीदेगा तो पहले पे 6, दूसरे पे 10, तीसरे पे 12, ठीक है। इस तरीके से डिस्काउंट बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं भाई, ये बड़ा सा सवाल लग रहा है काफी। रमेश ने कुछ आइटम परचेज करे डीलर से 19 नवंबर को, 5480 रुपए का बिल जनरेट हुआ। उसने 10 नवंबर को भी कुछ आइटम खरीदे थे जिनकी बिल की वैल्यू इतनी थी, अब वाले की इतनी है। इस बार उसने दोनों के पैसे दे दिए, अब टोटल अमाउंट उसने कैश में दिया। यदि डीलर स्कीम देता है एक 2% का डिस्काउंट यदि आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो, और 5% का डिस्काउंट यदि आप हाथों हाथ कैश पेमेंट करते हो, तो आपको बताना है उसने 9 नवंबर 2019 को कितने पैसे दिए होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 5% का डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो एकदम ही पैसे दे रहा है। एकदम ही पैसे कहां पर दे रहा है, यहां पर 5480। तो मैं यहां लिखूंगा 5480, 5% का डिस्काउंट यानी 95% इसका पे करना पड़ेगा, ठीक है। 9800 का कितना, 2% डिस्काउंट, तो 9800 का कितना, 2% डिस्काउंट यानी 98% डिस्काउंट, 98% इसका भी देना पड़ेगा, ठीक है।
भाई जो सिंपल सी बात है, एकदम हाथों हाथ कोई कैश देता है तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, और बहुत 10 दिन बाद देगा तो डिस्काउंट कम मिलेगा। तो 2% डिस्काउंट मिला इस पे, 5% इस पे। अब मेन बात है कि आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। डीएस लगा देते हैं फिर से, आइए देखते हैं लग जाए तो। 8 पंजे 40 यानी 4, 8 अट्ठे 64 यानी 1, यानी डीएस आ गया 5। तो देखिए कहीं पर आ रहा है डीएस 5, 5 4 9 9 1, इसका तो 1 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने बैठे तो फिर से तेल निकल जाएगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन। सोचिए इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो भैया बड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी। अगला देखते हैं, फिर से एक और तगड़ा और बड़ा सवाल। हर महीने एक आदमी 20 किलोग्राम चावल खाता है और 8 किलोग्राम गेहूं। क्वांटिटी, चावल की कीमत 20% है गेहूं से। अगर गेहूं 1 रुपए है, 1 रुपए नहीं 5 रुपए, तो ये 1 रुपए है, ये प्राइस आ गया इसका। 20% ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट रिजल्टिंग इन अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 रुपए पर महीना, वो खर्च कर रहा है इन दोनों पे मिलाकर। ठीक है जी। यदि प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%, ये 20% अगर बढ़ा दिया जाता है 6 रुपए हो जाता है, तो चावल के अंदर कितनी खपत कम करी जाएगी कि बजट अब भी सेम रहे 300 रुपए का? कितने परसेंट की कमी करी जाएगी? अब देखिए यहां ना एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालना, आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। ठीक है, बात समझना। 300 रुपए मैं पहले लेके जाता था, 300 रुपए ही अब लेके जाता हूं। बजट मेरा टोटल फिक्स है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं पहले मेरा बजट कितना था, 8 पंजे 40, 20 एकम 20, यानी पहले मैं 60 रुपए खर्च करता था, 60 यूनिट खर्च करता था। मैं ये बोल देता हूं, मैं 300 नहीं ले रहा, मैं 60 यूनिट ही ले रहा हूं। अब भी मैं 60 यूनिट ही बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहता है। अब वो बोलता है कि वीट की कीमत बढ़ गई, 6 रुपए हो गई, और 6 इंटू 8 48, ये हो गया। ठीक है, क्या चीज समान है? चावल की कीमत और खपत वीट की। वीट की खपत कितनी थी? 8, तो वो सेम है, और चावल की कीमत सेम है, यानी 1 रुपए। बढ़िया सवाल। तो भैया टोटल 60 कैसे आएगा जब ये 12 होगा? ठीक है, इसका मतलब है जो पहले 20 रुपए क्वांटिटी 20 किलो खत्म करता था, वो अब उसे 12 किलो खत्म करना पड़ेगा, तभी मैं 1 को 12 से गुणा करूंगा, 12 आएगा। ठीक है, यानी 20 की जगह अब 12 किलोग्राम खपत होगी चावल की, तो यानी 60% हो रही है खपत। अब 20 से 12 का मतलब क्या है? 60% खपत हो रही है, यानी 40% की कमी हो गई। यही मेरे को निकालना था। कहां पर है? यहां पर है, पहले ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 40% आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल एकदम। 300 रुपए से हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि टोटल बजट की जो यूनिट है ना, वो समान रहनी चाहिए। हमने देखा यहाँ पर 40 और 20 60 यूनिट आना चाहिए। अब ये तो हमारा सेम है, ये चेंज हो गया, 8 6 48, 48 यूनिट यहाँ आ गई, तो बची भी 12 यहाँ आनी चाहिए, तभी 60 बनेगा। इसकी कीमत सेम है, इसकी कीमत चेंज नहीं हुई, इसकी खपत चेंज हुई है, तो ये 12 हो जाएगी खपत। तो 1 इंटू 12 से ही 12 आएगा, तो यानी 60% हो गई खपत अब पहले से, तो 40% की कमी हो गई। अगला देखिए, एक मैंगो जूस पानी और मैंगो को मिलाकर 9:7 में बनाया गया। इसके अंदर x लीटर पानी और 3x लीटर मैंगो कंसंट्रेट मिक्स किया गया 160 लीटर मैंगो जूस के अंदर। अच्छा जी, ठीक है, तो अनुपात ये हो गया। ध्यान से देखना, पानी और मैंगो का अनुपात फाइनली कितना हो गया? 13:14। ठीक है, और 1:3 में ऐड करने के बाद x और 3x का मतलब क्या है? 1 और 3, तो पहले कितना रहा? 16 की वैल्यू 160 है, तो 90 और 70,
ठीक है, ये अब वाला है, इसमें से जो ऐड हुआ है वो घटा देंगे तो पहले वाला आ जाएगा। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं। 39 में से 14 गया तो 25 आ गया। 25 की वैल्यू कितनी आ गई? 70 और 270 यानी 200, यानी 8 गुना। हमें क्या निकालना है? नया मैंगो जूस की क्वांटिटी। तो नए मैंगो जूस की क्वांटिटी कितनी है? ये रही, ये अब वाली है ना 27। तो 27 का 8 गुना करूंगा यानी 216, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता ना चीज और जल्दी भी कर सकता था। देखिए कैसे भाई, 13 और 14 कितना हो गया? अब 27, यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 27 से भाग हो। mg कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 27 से यानी 9 से। तो ये गया, ये गया, ये गया, यही आंसर है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उसने यही तो पूछा है कि अब जूस जो है वो कितना है, अब वाला अनुपात कितना है? 13-14, यानी टोटल 27 यूनिट हो गया। तो 27 यूनिट से भाग होने वाला मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था, डी ऑप्शन। ये आंसर हो जाता, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। अगला देखिए, मोहन ने 4,22,092 ये उधार ली राशि 20% के हिसाब से साधारण ब्याज पे साल के आखिर में उसने 21679 वापस कर दिए प्रिंसिपल अमाउंट में से, वो कट जाएंगे। यदि मोहन ने पेंडिंग ड्यूज जो है सेकेंड ईयर के आखिर में इंटरेस्ट के साथ पे किया फर्स्ट ईयर के, तो सेकेंड ईयर के आखिर में कितना पे करना होगा? आइए देख लेते हैं भाई, तगड़ा सवाल लग रहा है थोड़ा। 4,22,092 इसका 20% कितना हो गया? वही इंटरेस्ट होगा। आइए देख लेते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 8 4 4 1 8 4 है ना, पॉइंट लगा देते हैं यहां पर। ठीक है जी, 20% आ गया, ये गलत कर दिया, यहां आएगा। ठीक है, 20% है ना, 2% थोड़ी है। ये इंटरेस्ट आ गया, ये राशि थी। अब वो कहता है दूसरे साल में इतने पैसे वापस किए, कितने? 21679 ये वापस किए। ये आ गया 413। तो अगले साल के लिए जो मूलधन रहा वो ये रहा। अब इसका 20% वो देना पड़ेगा भाई। ये राशि थी, ये ब्याज जनरेट हुआ, पर जब वो पैसे वापस दे रहे ना, वो प्रिंसिपल में से कट रहे हैं, सीधा ऐसा ही है, तो प्रिंसिपल में से कट गए। अब अगले साल इसका भी 20% बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 20% कितना? 826 ये आ गया। ठीक है, यानी अब उसे कौन कौन से पैसे देने हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले साल का ब्याज देना है, दूसरे साल का ब्याज देना है, और ये जो राशि खड़ी है ये देनी है। ठीक है, देखिए मैं जो देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 6 4 10 का 0 यानी 1 आगे गया, 8 2 10 और 1 11 और 3 14, तो लास्ट डिजिट तो 4 आएगी। पहले तो ये देख लेते हैं, जो लास्ट डिजिट आएगी वो 4 आएगी। एक ऑप्शन में हो क्या पता, बिल्कुल एक ही ऑप्शन में, देखिए ये आंसर आ जाएगा मेरा, डी ऑप्शन आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से कराया मैंने आपको ये, पर कैलकुलेशन पूछी है एग्जामिनर ने, देखिए बहुत तगड़ी कैलकुलेशन पूछी है। ठीक है, तो पूरी ही बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, हाँ ये जरूर है, 20% का मतलब सीधा 2 से गुणा कर दिया और 1 दशमलव लगा दिया, सीधा 2 से गुणा कर दिया 1 दशमलव लगा दिया, आसान हो गया। फिर हमने लास्ट डिजिट पे काम कर लिया, 6 4 10 का 0 1 ऊपर, 9 और 2 11 और 3 14, 14 का 4 आया, इतने से ही आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने,
एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया गया, फिर 23%, 23 और 12 हो गया 35, प्लस 12 गुणा 23/100, तो ये कितना हो गया 276, 2.76, यानी 37.76% हो गया। ये बहुत तगड़ा सवाल, लेंदी सवाल। ठीक है, अब इस संख्या को 34% कम किया गया, तो अगर मैं देखूं 37.76 माइनस 34 माइनस 37.76 गुणा 34/100, है ना, यही आ जाएगा। ये कितना आ गया 3.76 माइनस, ठीक है, माइनस क्या आ गया, ये 38 इंटू 34 करके देख लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, 38 इंटू 34 अगर मैं करता हूं तो 40, 1260, 1292, 12.92 ये आ रहा है। तो इसमें से 4 के करीब घटाऊंगा, 9% के करीब आंसर आएगा मेरा, वो भी कमी आएगी माइनस में। ठीक है, कमी आएगी माइनस में, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किसी वस्तु को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो सीपी का 320% है, अगर ये 100 है तो ये 320 है, ऐसा वो बोल रहा है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 420। फिर से कैलकुलेटिव सवाल है, सारे गंदे गंदे सवाल ही लिए हैं मैंने ज्यादातर। यदि कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाता है यानी 110 हो जाता है, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, देन परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया, ये 310 हो गया। 310 420 का कितना परसेंट है ये मेरे को निकालना है भाई साहब, ये पूछा है उसने, है ना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, यानी 3100/42 करना है। अब सबसे बढ़िया बात पता है यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, 7 बारी में तो जाएगा, एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब ये देख के आंसर आ जाएगा कि 0 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इतना देख के मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो 42 से काटता हूं, 7 बारी में 294 यानी 16 बचा 160, 160 यानी लगभग 3 बारी में जाएगा, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़िया सवाल है, एग्जामिनर ने कैलकुलेशन पे काम करवाया है भाई, ठीक है, करके जाइए। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, ठीक है, ध्यान से देखना। 10,000 रुपए की एक राशि लोन पे राजेश ने ली 15% के हिसाब से 2 साल के लिए, परंतु राजेश रीपे नहीं कर पाया उसे समय के अनुसार, तो उसने 2 साल का और एक्सटेंशन मांग लिया। लेंडर ने क्या करा, जो इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल में इंक्लूड कर लिया अगले 2 साल के लिए सेम रेट से, तो टोटल अमाउंट पेड बाय राजेश एट द एंड ऑफ 4 इयर्स इज 15 दूनी हो गया 30, 30% का मतलब हो गया 13,000 हो गई टोटल राशि। फिर से अब 30% और देना पड़ेगा उसे, ठीक है, तो चौथे साल के आखिर में इसका 130% देना पड़ेगा। तो 169 नजर आ रहा है कहीं, यहां नजर आ रहा है, देखिए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था, ये नहीं डिस्कस करना चाहिए था, पर ये शायद इसलिए लिया गया क्योंकि लैंग्वेज बहुत अजीब सी है इसकी, इसलिए ये क्वेश्चन लिया होगा, बस और कोई पर्पस नहीं है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिया है, कोई मुश्किल है या लैंग्वेज अलग है या कैलकुलेटिव है, तो कुछ ना कुछ सिखाने वाला हो उस क्वेश्चन में, ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में लिए गए हैं। अगला देखते हैं, एक शॉपकीपर
चीनी बेचता है 44.8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 12% का प्रॉफिट कमाता है, यानी 112% की वैल्यू है ये। 100% कितना आ गया, सीपी आ गया मेरा 40 रुपए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है। 1/5 भाग यानी 20% खराब हो गया, बचा 80%, यानी 800 ग्राम चीनी मेरे पास बची है केवल। ठीक है, केवल 800 ग्राम बची है। अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसे 5% का लाभ हो। 5% का लाभ कब होगा, जब जेब में आएंगे 40 की जगह 42 रुपए, 40 का 5% 2 रुपए हो गया। ठीक है, पर 800 ग्राम की वैल्यू 42 रुपए है ये, यानी जो बची हुई जो चीनी है वो है 800 ग्राम। मेरे को प्रति किलोग्राम के हिसाब से बताना है, यानी 1000 किलोग्राम के हिसाब से, 1000 ग्राम के हिसाब से। तो 4 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 210/4। ठीक है, 52.5 आ जाएगा। ठीक है, 52.5 आ गया। मैं चाहे तो डीएस भी लगा सकता हूं, मेरा आंसर 3 से भाग होगा, 9 से नहीं। ये 9 से भाग हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 3 से नहीं हो रहा, ये भी 3 से नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से भाग हो रहा है, वो है बी ऑप्शन। ठीक है, तो 40 रुपए किलोग्राम की चीनी थी, 200 ग्राम वेस्ट हो गई, बची 800 ग्राम। अब आपको 40 की जगह 42 रुपए कमाने हैं। ठीक है, 40 की तो आपकी लागत थी, आपकी जेब में 42 आने चाहिए। तो 800 ग्राम को आप 42 में बेचते हैं तो उसकी पर किलोग्राम कीमत जो आएगी वो 52 रुपए 50 पैसे आएगी। अगला सवाल, एक वृत्ताकार चाप 15 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पे, रेडियस है 14। तो आपको परिमाप बताना है इस चाप का, ध्यान से देखिए। देखिए 14 और 14 28 तो हो गई होगा, इसके अलावा मेरे को ये और निकालना है। तो 15 360 का कितना हो गया, 15 हो गया 360 का 1/24, 1/24 हिस्सा और जुड़ जाएगा किसका, 2πr का। तो 2 गुणा 3.14 गुणा r यानी 14। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हो गया, 14 × 42 दूनी 84, लगभग 3-4 के करीब और जुड़ जाएगा गिनती का देखा जाए तो। ये कितना आ गया, 14 × 42 दूनी 84 लगभग। ठीक है, तो ये जाएगा 3 साढ़े 3 के करीब और जुड़ जाएगा, 3.5 3.6। तो 28 से बड़े 2 ऑप्शन तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, छोटे थे, ये दोनों बड़े थे, पर 7 नहीं जुड़ पाएगा इसके अंदर, इसलिए ये वाला भी कट गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। तो देखिए पूरी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर भी नहीं करी कि 3.14 को मैं गुणा कर रहा हूँ पूरा। तो 2 था 14, 2 × 6 14 × 6 84, 24 से काटा तो 3 साढ़े 3 मान लो, 4 मान लो। ठीक है, 4 भी मानोगे तो 32 आएगा, 35 तो फिर भी नहीं पहुंच पाएगा, तो 35 वाला फिर से कट गया। अगला देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं, 55% महिलाएं हो गई, 60% पुरुष इलिटरेट है यानी अनपढ़ है। ठीक है, 60% कितना हो गया 27, पढ़े लिखे कितने आ गए 18। 60% महिलाएं लिटरेट है यानी 33, इलिटरेट आ गई 22। देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन दैट ऑफ लिटरेट मेल। तो ये कितना बड़ा है 4/18। ठीक है, ये आ गया यानी 2/9। 2/9 तो हमें पता है 22.22 आएगा, क्योंकि 1/9 11.11 होता है, तो 2/9 22.22 हो गया। ये सवाल भी इसलिए रखा था कि ये देखते हुए कि ये कैलकुलेटिव सवाल है, पर किस्मत अच्छी निकली कि 22.22 आंसर आ गया, यहाँ पर 2/9 मिल गया हमें सीधा।
ये है हमारा लास्ट सवाल आज का। 10 चेयर और 6 टेबल मिलाकर इतने रुपए के हैं, 3 चेयर और 2 टेबल मिलाकर इतने रुपए के हैं। तो एक चेयर और एक टेबल की कीमत बतानी है। चेयर टेबल 10 6 ये, 3 2 ये, ठीक है जी। एक चेयर और एक टेबल की कीमत हमें बतानी है। चलिए आइए देखते हैं भाई। अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूं तो ये तो निमट लेगा। ये आ गया 10 में से 9 गया 1, ये कितना आएगा 484905 235। तो एक चेयर की कीमत तो आ गई 235, ठीक है। अब बात करी जाए एक मेज की, तो ध्यान से देख लेते हैं भाई। 235 ये हो गया, 2350 ये हो गया। अगर मैं इसमें से 2350 घटाता हूं 90, 2790 आ जाएगा बटा 6, 6 चौक 24, 465। 465 मेरा ये आ गया। टोटल कितना आ गया 600 और 100 700 आ गया। डी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन लेकिन आपकी कला है भाई, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो दिमाग में मल्टीप्लाई करी है, काफ़ी जगह मैं करता भी हूँ, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था ये भी बहुत अच्छा सवाल था। ये देखिए फिर से कैलकुलेशन थी, यहाँ देखिए फिर से, ये तो सवाल ही अच्छा था, लैंग्वेज ही बहुत बढ़िया थी। ये वाला अगर देखें तो ये थोड़ा सिंपल लगा मेरे को, पर लैंग्वेज बहुत बड़ी थी इसके अंदर, ठीक है। ये वाला देखें तो कैलकुलेशन थी इसके अंदर, बढ़िया कैलकुलेशन। ये सुपर कैलकुलेटिव सवाल, ठीक है, ये सुपर कैलकुलेटिव था। आगे बढ़ते हैं। ये भी बढ़िया सवाल, सुपर कैलकुलेटिव। ये भी अगर देखें तो हमने उड़ा दिया, पर वैसे कैलकुलेटिव सवाल था। ये भी देखें तो बहुत बढ़िया शानदार लैंग्वेज। फिर ये वाला देखें तो डीएस से हमने कर दिया, नहीं तो सुपर कैलकुलेटिव सवाल था ये भी आपके सामने, ठीक है। फिर ये वाला देखिए, ये लैंग्वेज अच्छी थी इस क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी इसके अंदर, फिर कैलकुलेशन थी, ये बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन थी भाई इसके अंदर तो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, सीजीएल 2024 के दमदार सवाल। 14 सवाल लगभग है जो मैंने आपके लिए निकाले थे। सबके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, ठीक है, जिससे कि अगला सेशन भी मैं इसी तरीके का आपके लिए ला सकूं। बहुत सारे सवाल नहीं, 50 100 500 ऐसे सवाल नहीं, लिमिटेड सवाल आपके लिए लाए जाए, पर उन सभी सवालों में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जय हिंद।